नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। ये बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 312 रन का लक्ष्य। क्वांटन डिकॉक ने खेली 109 रन की शतकीय पारीदारी। वहीं एडन मार्कर ने लगाया अर्धशतक। आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंची भारतीय टीम कल अफगानिस्तान को हराकर दर्ज की थी लगातार दूसरी जीत। चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीट की रवानगी से पहले आज दिल्ली में हुआ समारोह। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। पिछली बार से ज्यादा पदक की जताई उम्मीद। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा मुंबई। 15 से 17 अक्टूबर तक होगी बैठक। आईओसी का सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अब खबर विस्तार से, और शुरुआत करते हैं इस बार के विश्व कप की खबरों के साथ। वहीं आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 312 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। कप्तान तेम्बा बाउआमा और क्वांटन डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। बाउआमा 35 रन बनाकर आउट हुए। वहीं वेंडर ड्यूसेन को 26 रन पर जंपा ने आउट किया। क्वांटन डिकॉक ने शतक लगाने में सफलता पाई। वो 109 रन बनाकर आउट हुए। एडन मार्कम ने तेजी से 56 रन की पारी खेली। अंत के ओवर में क्लासन ने 29 और जॉनसन ने 26 रन का योगदान दिया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 311 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए। वहीं विश्व कप में शनिवार को भारत को अहमदाबाद के खिलाफ पाकिस्तान में बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेलना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान की शुरुआत अभी तक शानदार रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया है और अपने विरोधियों को बिल्कुल भी चुनौती पेश करने का मौका नहीं दिया। टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें आसान जीत हासिल हुई है। भारत ने इससे पहले जहां ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता पाई थी, वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को मात दी थी। इससे पहले कल मेजबान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और बिल्कुल किस तरह से होगा अगला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुप्रतीक्षित मुकाबला अहमदाबाद में। कैसी है वहाँ की तैयारियां? सीधे चलते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़े हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, कितना बड़ा मुकाबला है? जिस तरह से हमने देखा बैक टू बैक जीत दर्ज की भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, फिर अफगानिस्तान को, और अब एक बहुत बड़ा आर्च राइवल मुकाबला है। ये देखिए, अगर कई मायनों में तो यही वर्ल्ड कप का फाइनल है। अगर हम बात करें भारतीय फैंस की, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्लैश है 14 तारीख को शनिवार को होने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुकाबला है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों पे बहुत प्रेशर है। दोनों जो टीमों के खिलाड़ी पूरी तरह से इस मैच को लेके, और बहुत ज्यादा प्रेशर है सोशल मीडिया से लेके, आप कहिए दर्शकों का, जो फैंस का जो एक प्रेशर होता है। ये मैच जो है, ये वो टीम जीतती है जो इस प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, अगर पिछले कुछ 5 करीब मैचों की बात करें, तो भारत का हमने देखा है पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ सही बहुत बड़ा रहा है। इनफैक्ट एशिया कप में जिस तरीके से पटका था पाकिस्तान को, उसके बाद से एक बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान पे जरूर है। और जिस तरीके से
कि एक बहुत बड़ा एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि किंग कोहली को कैसे डील करे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उनको कम में आंकना या उनको हल्के में लेना शायद भारत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। उनके जो खासतौर से अब्दुल शाफी के उन्होंने पिछले जो मैच में श्रीलंका के खिलाफ जो रन चेस हुआ था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनके कप्तान बाबर आजम बहुत ही क्लासी प्लेयर है, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। फकर जमान भी है, बहुत सारे खिलाड़ी है। तो ये जो खिलाड़ी है वो टॉप खिलाड़ी है, और ये जो टॉप खिलाड़ी है इनका हमने देखा है खासतौर से पाकिस्तान के कि जो उनके टॉप खिलाड़ी होते हैं वो भारत के खिलाफ ज्यादा जब खेलते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा फॉर्म में आते हैं। अभी इनफैक्ट थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान टीम की बस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एंट्री की थी, अभी थोड़ी ही देर पहले, और हमने देखा वो अभी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करने गए हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस जो होती है वो करने गए हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद ये यहाँ पे जो इनका नेट प्रैक्टिस होता है वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो रही पाकिस्तान की बात। भारत की बात करें तो यहाँ पे शुभमन गिल आ चुके हैं अहमदाबाद में, लेकिन उनका खेलना शायद ना पॉसिबल हो पाए। तो जो प्लेइंग 11 हमने देखा है पिछले दो मैचों में, शायद वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे। मतलब एक ना एक जरूर रहता है कि क्या हम लोग देख पाएंगे कुछ चेंजेस, खासतौर से बैटिंग लाइनअप में क्या हम देख पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा हम दोनों मैच के ये भी डिस्कस करते हैं कि शायद सूर्य कुमार यादव को एक मौका मिल सकता है। लेकिन क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट इतने क्रूशियल मैच में ये डिसीजन लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लेइंग 11 है शायद उसी को लेके उतरे, और बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है, बहुत ही वेल प्लेइंग 11 है। आप दो पेसर आपके जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस में है। हार्दिक पांड्या एक बहुत ही अच्छा वो देते हैं, थर्ड सीमर की भूमिका निभाते हैं, और बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से भी बैटिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। तो तपस एक अगर स्पेक्टेटर के नजरिए से देखें, अगर वहां पर दर्शकों के लिहाज से देखें, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं टिकटॉक को लेकर के, किस तरह की सरगर्मियां, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम है पूरे विश्व का जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में दर्शक होंगे, टेलीविजन सेट्स पे दर्शक होंगे। तो क्योंकि अहमदाबाद अब भारत पाकिस्तान की मेजबानी करेगा तो अपने आप में रोमांच जो है सर चढ़कर बोलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है मुकेश की 1,32,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। मुझे नहीं लगता कि 1,32,000 से नीचे ये स्टेडियम में कुछ भी होगा। यहाँ पे ऑलरेडी टिकटॉक के लिए मतलब बहुत ज्यादा मारामारी चल रही। बाहर हम लोग गए तो बाहर लोग बोल रहे हैं कि आपके पास टिकट है कि नहीं, हमसे पूछ रहे हैं। और यहाँ पे हमें सुनने को मिला कि लोग मतलब एक टिकट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ऐसी हालत है। तो इंडिया पाकिस्तान है एक तरह से भारत में इस 2011 के बाद वर्ल्ड कप में पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ होगी भारत में। और वो भी अगर हम अहमदाबाद की बात करें, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें, तो अगर हम ये कहना गलत नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट का जो कैपिटल है अब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, क्योंकि इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इतनी सुविधाएं शायद ही किसी और स्टेडियम में और शायद और किसी जगह पे है। तो विश्व से दूसरे देशों से सब लोग इधर आ रहे हैं और सिर्फ ये मैच देखने के लिए कि किस तरीके के जो इंडिया पाकिस्तान, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि बेहतरीन टीमें कौन कौन सी है, और फुटबॉल में हम हमेशा देखते हैं कि मैनचेस्टर डर्बी की बात करें या फिर चेल्सी के साथ मैनचेस्टर की बात करते हैं, या फिर अर्जेंटीना के साथ इंग्लैंड की मैच की बात करते हैं, ब्राजील की मैच, लोगों में होता है, ठीक है ना, एक कि दो टीमें आमने सामने होती है। वैसे ही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के एशेज आप जानते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुकेश की इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कुछ है। और वो लेकिन हिटमैन के छक्के वो भी भारत यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिटमैन के छक्के यहां पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिटमैन के छक्के, हाँ, हिटमैन के छक्के एक्सपेक्ट जरूर करेंगे। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी रोहित शर्मा फॉर्म में आते हैं तो वो एक सेंचुरी नहीं बनाते, वो बैक टू बैक सेंचुरी भी बनाते हैं। उसके बाद वो अच्छा प्रदर्शन, मतलब वो कंटिन्यू, वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि रोहित शर्मा का मैच में फॉर्म में वापस आना इस वर्ल्ड कप में, शायद इससे बड़ी खबर भारतीय दर्शकों के लिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा फॉर्म में है तो कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलिंग अटैक है, उसको ध्वस्त करने की उनमें वो काबिलियत है। लेकिन थोड़ा ध्यान रख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो ग्राउंड था, खासतौर से जो उसके सामने की जो बाउंड्री थी वो थोड़ी शॉर्ट थी। ये जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है। दोनों साइड अगर बात करें, दोनों साइड सामने तरफ की बात करें, पवेलियन साइड की बात करें, तो 60 मीटर से भी ज्यादा का गैप है। 66
66 मीटर तक पहुंचता है। तो अगर आप हिट करना चाह रहे हैं, छक्के मारने जा रहे हैं, तो पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि मिस हुआ तो आउट होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डबल्स एंड जो ट्रिपल है, जो दो और 3 रन जो है वो बहुत ले सकते हैं। बिल्कुल, परसेंटेज क्रिकेट खेलें अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो आपको अच्छा उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तपस इस तमाम जानकारी के लिए जो आप सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हमें दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि छक्के तो जरूर लगेंगे लेकिन संभल के लगाने होंगे, और रोहित शर्मा से इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ चुकी है। खबरों में आगे रुख करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले आगामी मैच को लेकर खेल प्रेमियों के साथ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा है कि इतने सालों बाद भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इसे लेकर बड़ी उत्सुकता है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतने में सफल रहेगी। ये अच्छी बात है जी, इंडिया के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है इतने सालों बाद, बड़ी एक्साइटमेंट है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस मैच को देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं इंडिया जीते, क्योंकि ये मैं लड़कों को भी बोलता हूँ कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला और ये बहुत बड़ा स्टेज है, इसे एंजॉय करें। बट यही मैच नहीं है सिर्फ, इसके बाद और भी मैचेस हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा मैच होगा। आई थिंक बोथ टीम्स have had an outstanding game, especially for Pakistan. They've chased 300 plus score against Sri Lanka. That's a big thing. So it'll give them a lot of confidence. India is already confident because they beat Australia, and Afghanistan was, as you said, brilliant 100 from Rohit Sharma. So I think at the moment both teams are high on confidence, and it should be a cracker of a game. वहीं युवराज सिंह ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है और उन्हें एक शानदार खिलाड़ी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में वो कोई रिकॉर्ड अपने नाम नहीं अपने नाम कर सकते हैं और किसी का भी रिकॉर्ड वो कभी भी तोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा ने बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब मुझे पता नहीं कौन से रिकॉर्ड वो तोड़ रहा है। आई थिंक उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। He is definitely one of the greats of the game, and he scored 31 ODI 100s, which is a big achievement. और वो भी सेकंड स्टेज पे ओपन करनी शुरू की है, ऐसा नहीं कि जब से खेलना शुरू किया तब से ओपन किए। पहले आई थिंक 70-80 मैच या जितने भी मैचेस हैं उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया, उसके बाद ओपन किया, उसके बाद 30 बनाया 31। तो ही स्टिल नॉट डन येट, एंड होपफुली इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएं एज अ कैप्टन। वहीं युवराज ने भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद भी जताई है। शुभमन गिल को मैंने तगड़ा कर दिया है, मैंने उसको बोला कि देख, मैं 2 मैच डेंगू में खेला हूँ और मैं कैंसर में भी वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो तू रेडी हो जा। तो होपफुली ही विल बी रेडी फॉर द गेम, एंड see, when you have fever or dengue, it's very tough to play a cricket match. I have experienced that. So मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर फिट हैं तो ज़रूर खेलें। वहीं क्रिकेट प्रेमी इन दिनों जहां एक तरफ भारत में चल रहे आईसीसी विश्व कप में हो रहे रोमांचक मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी विवादास्पद बयान को देकर के कहीं ना कहीं खेल भावना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया पर किए गए एक ऐसा पोस्ट किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले पाकिस्तान के एक एंकर को भी पूर्व में ही एक विवाद की टिप्पणी के कारण भारत से वापस जाना पड़ा। भारत में चल रहे आईसीसी विश्व कप का खुमार क्रिकेट प्रेमियों पर चढ़ने लगा है। अभी विश्व कप के शुरुआती मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारतीय टीम ने शानदार तरीके से अपने पहले 2 मैच जीतकर खिताब का मजबूत दावा पेश किया है। शनिवार को टीम इंडिया का सामना बहुप्रतीक्षित मुकाबले में पाकिस्तान से होने जा रहा है। इस मुकाबले का इंतजार विश्व भर के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। हालांकि इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी के बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।
श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए विश्व कप की सबसे बड़ी जीत हासिल करने में पाकिस्तान के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। रिजवान ने नाबाद 131 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर इंडियन फैंस ने भी जमकर तारीफ की, लेकिन अगले ही दिन रिजवान ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद भारतीय फैंस इतना आग बबूला हो गए कि बीसीसीआई और आईसीसी से पाक टीम को वापस भेजने की मांग करने लगे। मोहम्मद रिजवान ने अपनी पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान की ये जीत गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए थी। जीत में योगदान देकर खुश हूँ। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और विशेष रूप से अब्दुल्ला, शफीक और हसन अली को श्रेय। अद्भुत आतिथ्य और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूँ। भारतीय फैन इससे काफी नाराज हो गए और उन्होंने आईसीसी से पाकिस्तान टीम को विश्व कप से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। न केवल फैंस बल्कि कई मीडिया के लोगों को रिजवान की ये पोस्ट सही नहीं लग रही और उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि क्रिकेटरों को आईसीसी इवेंट्स के दौरान राजनीतिक और धार्मिक बयान पर रोक लगानी चाहिए। एक तरफ भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ रिजवान जैसे क्रिकेटर इस तरह के बयान देकर खेल भावना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पूरे मामले पर लोग आईसीसी की भी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि 2019 विश्व कप में आईसीसी ने धोनी का बलिदान बैच हटवा दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली पर भी रिस्ट बैंड पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने रिजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। आईसीसी की तरफ से कहा गया है कि यह खेल के मैदान के बाहर से है, उनके क्षेत्र में नहीं। यह व्यक्ति और उसके क्रिकेट बोर्ड का मामला है। विश्व कप में पाकिस्तान को लेकर ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर ज़ैनब अब्बास को आईसीसी विश्व कप एंकर के पैनल से हटा दिया गया, जिसके कारण उन्हें भारत से जाना पड़ा। मीडिया में आ रही रिपोर्ट के अनुसार विवादित मामलों के कारण ज़ैनब को भारत से वापस भेजा गया। ज़ैनब आईसीसी की डिजिटल टीम में थी। उन्हें एक धर्म के खिलाफ दिए गए एक पुराने बयान का खामियाजा भुगतना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। वहीं चीन में एशियाई खेलों के बाद अब पैरा एशियाई खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। आज राजधानी दिल्ली में पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जाने वाले पैरा एथलीटों की रवानगी से पहले एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार खिलाड़ी पिछली बार से अधिक पदक जीत कर लाएंगे। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी गए तो एक नारा दिया था, मेडल की बौछार, इस बार 100 पार। और उस समय लगता था कि 70 मेडल पिछली बार इंडिया जीता है, 50% से ज्यादा की वृद्धि कैसे हो सकती है। लेकिन ये नए भारत की ताकत है, जो रुकना नहीं भागना जानता है और अचीव करना जानता है। तो इस नए भारत के नए एथलीट्स ने नए कीर्तिमान एशियन गेम्स में स्थापित किए और अब पैरा गेम्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करने के लिए यहां से निकलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों में भारत के एक नई शक्ति बनकर उभरने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पैरा एथलीटों को विश्व स्तर पर सुविधा देने के लिए बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी खेलो इंडिया योजना हो या टॉप स्कीम हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं, इस बार भी जो 49 पैरा एथलीट्स हैं वो हमारी टॉप स्कीम के अंतर्गत है। और पैरा स्पोर्ट्स पे पेरिस साइकिल के अंतर्गत अब तक हमने 52 करोड़ रुपया, 52 करोड़ 10 लाख रुपया अब तक मंजूर किया है, जो खर्च किया है, जिसमें टॉप से लेके हमारे एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग इस सब का उसमें आता है। तो पैसे की कमी कहीं पर भी भारत सरकार की ओर से खेलों में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वो समय समय पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। Never seen a prime minister who at a personal level applauds a victory in no matter what sport it is. I mean, World Cup चल रहा है तो athletics की कहीं, and he personally does it from his handle, and that doesn't come from a group of advisors, because he genuinely is involved in not only
स्पोर्ट्स, encouragement, taking it to a new level. बट इनकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फिलॉसफी है, सर्वोदय से अंत्योदय, टेक द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट टू एवरीवन। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मेरे छोटे भाई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज कर रहे हैं, हमारे जो फैसिलिटीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल नॉट बी वर्ल्ड क्लास बट दे विल बी वर्ल्ड क्लास प्लस। वहीं पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई है। पहले ट्रेनिंग एक मुद्दा रहता था और शूटिंग में तो, और पैरा शूटिंग में जो है कि आपका इक्विपमेंट भी है और आर्म्स एम्युनिशन भी है, जो कि बहुत मायने रखता है। अब हम लोगों को जो है पहले जो है 50 राउंड की जगह अब हम 200-250 राउंड खर्च कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग की मात्रा बढ़ी है, तो उसी हिसाब से जो है मेडल्स की मात्रा भी बढ़ेगी। मैं पूरी तरीक़ा से रेडी हूँ, अपने रंगों को गोल्ड में बदलने के लिए मैं पूरी तरीक़ा से तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने कोच के साथ, टीम के साथ बहुत बेहतरीन तैयारी करी है। और ख़ासकर टॉप्स ने जो क्या सहयोग करा है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त के दिन जो हमें शुभकामनाएं दी है, मेरा वादा है पूरे देश से कि अब के हम सबसे बेहतरीन रिजल्ट सामने पेश करेंगे। I am very proud of my coach, the way he has brought up all the parachuting to this level. श्री द्रोणाचार्य अवॉर्डी श्री JP नोटियाल सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमको ये लेवल पे कोचिंग करके इतना आगे लाया है। Then I am very happy for him, and I'm very confident that we will get medals, especially the gold. ये मेरा फर्स्ट एशियन पैरा गेम्स है, तो इसमें सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी। मैं अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कि मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स है और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तो आपने सुना कि पैरा एथलीट्स भी अब तैयार हैं 100 के पार के नारे के साथ। चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत की बेटियों ने खूब नाम कमाया। पदक जीतने वाली इन एथलीट्स में हवलदार प्रीति रजक भी शामिल रहीं। उन्होंने ट्रैप शूटिंग में टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया। प्रीति का अगला निशाना पेरिस ओलंपिक है और उन्हें कोटा हासिल करने के लिए प्रीति की नज़र वर्ल्ड क्वालिफायर्स पर टिकी हुई है। निशानेबाजी हमेशा से भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में, और इस बार तो एशियन गेम्स में 100 पार किए और उसमें निशानेबाजी का अहम रोल रहा। मेरे साथ हैं हवलदार प्रीति रजक। हवलदार प्रीति, जब बोलते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, भारतीय फ़ौज आपके साथ खड़ी हो जाती है। हाँ, पहले एक सिविल उसमें आती थी, अब एक फ़ौज जुड़ जाती है तो एक अच्छा प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है कि अब मैं फ़ौज में हूँ और एक हवलदार आगे जुड़ जाता है। अच्छा, हवलदार प्रीति, ये बताइए कि जब हम फ़ौज की बात करते हैं तो तैयारी में फ़ौज का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है फ़ौज का। अभी जब से मैंने आर्मी ज्वाइन किया है तो सारी चीज़ें जो भी मुझे शूटिंग की प्रोवाइड हो रही है वो मेरे को आर्मी प्रोवाइड कर रही है। मेरे कारतूस से लेके मेरे को गन, मेरे को आर्मी प्रोवाइड कर रही है सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत महंगा खेल है और कार्ट्रिजेस भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं और आपको गन भी लानी पड़ती है। तो आपका शूटिंग में आपको कॉन्फिडेंस था कि आपका मेडल आएगा या आप गोल्ड पे निशाना साध रही थी? नहीं, कॉन्फिडेंस तो था सर, कॉन्फिडेंस है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए था। नहीं, मैंने कहा गोल्ड के लिए कॉन्फिडेंस था, बट हम लोगों का टीम का अच्छा सपोर्ट चल रहा था, लेकिन चाइना हमसे बहुत पॉइंट आगे हो चुकी थी सेकेंड डे पे, ऐसा तो सिल्वर पे ही आ गया था फिर। अच्छा, अब ये बताइए कि आगे क्या आपके प्लान्स रहेंगे, क्योंकि एशियाड तो एक पहला पायदान है, ओलंपिक पे सभी की निगाहें रहती हैं। अभी मेरा नेक्स्ट कंपटीशन एशियन चैम्पियनशिप है, जो कि मैं अभी 24 को निकल रही हूँ कोरिया के लिए, तो उसमें हम लोगों के कोटा है और उसके आगे जनवरी में हम लोग के कंपटीशन वर्ल्ड कप है, उसमें ओलंपिक कोटा है, तो ये मेरे अभी मेन कंपटीशन है आगे। तो ये थी हवलदार प्रीति, जिन्होंने ना सिर्फ फ़ौज का बल्कि देश का मान बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मेरा निशाना है पेरिस ओलंपिक्स और उसके लिए कोटा हासिल करना। उसके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हैं और इस बार ये नहीं चुकेंगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 सदस्यों की बैठक की सफल मेजबानी के बाद अब भारत मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 141वें IOC सत्र में 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 14 तारीख को होगा। इससे पहले 12, 13 और 14 अक्टूबर को IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक हो रही है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि भारत को 41 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करने का मौका मिला है। IOC का सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो खेल समाचार की इन तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही और हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।